तरंगे और उसका जो टेम्परेचर वापस नहीं जा रहा तो तापमान में क्या होगी, नॉर्मल सी बात है कि बढ़ोतरी होगी, तो ये जा नहीं पाता। पार्थिव विकिरण की जो तरंगे हैं वो अपारदर्शी होती है, दीर्घ तरंगे होने के कारण तो ये वापस नहीं जा पाती, इसलिए क्या हो जाती है, धरातल पर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है ये सूर्य के अंदर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। आगे इसके बाद जो गैस आती है ओजोन। ओजोन जो गैस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जिसको कहते हैं O3 याद रखना। ओजोन जो गैस है O3 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। देखिए O3 जो गैस है ये क्या होती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, जो भी सूर्य से आने वाली हानिकारक, यहाँ पे अपने कई लिख देते हैं पराबैंगनिक किरणें, पराबैंगनिक किरणें से रक्षा करती है। देखिए ओजोन जो गैस है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो सूर्य से हानिकारक एक्स किरणें जो निकलती है, एक्स किरणों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। जैसे हम एक मान सोच लिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ओजोन की मोटी पट्टी पाई जाती है। अब सूर्य कहाँ है, सूर्य यहाँ पर है, ये सन है और सन से कोई चीज़ आती है, तो ये जो पराबैंगनिक O3 की जो परत है, ये O3 की परत है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को नहीं आने देती, यहीं रोक लेती है, लेकिन जो सही चीज़ें हैं वो आती है। तो O3 है, ओजोन जो गैस है यहाँ इसको रोक लेती है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय के अंदर कुछ ऐसी गैसें हैं जिसे अपने कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ये जो अपने परिशीतन जो ग्रह होते हैं या बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनसे निकलने वाली जो CFC गैस है, उनके कारण इस ओजोन गैस को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो वर्तमान समय में ये जो परत है ओजोन परत, ये कौन सी परत कहलाती है, ओजोन परत है। इस ओजोन परत के अंदर क्या हो गया, छेद हो गया। क्या हो गया, छेद हो गया। तो ओजोन परत में जब छेद हो जाएगा, तो जैसे मान लो ये परत है और यहाँ पे एक छेद हो गया, इसे टूट के अलग हो गई, तो इसमें क्या आएगा, छेद हो जाएगा। तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणें हैं वो सीधी डायरेक्ट धरातल पे आएगी, और धरातल पर आने से क्या होता है, कैंसर जैसी या बहुत गंभीर जो बीमारियां होती है वो आती है, और एक कालग्रस्त में मनुष्य मानव जीवन को लेके चली जाती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि ओजोन जो गैस है वो इस धरती पे मानव समुदाय, जीव समुदाय के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो एक्स किरणें होती है उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। लेकिन वर्तमान समय में नाइट्रिक ऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी गैसें हैं जिनके कारण ओजोन परत में बहुत बड़ी हानि हुई है या ओजोन परत में छेद हुआ है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणें जो होती है वो डायरेक्ट धरातल पे आती है, और उससे मानव समुदायों में बहुत गंभीर जो बीमारियां पैदा होती है। आगे जो हम बात करते हैं अब ध्यान रखना, 1900 जो एक ओजोन परत के ऊपर जो छेद हुआ है, इसके ऊपर भी एक पूरे वैश्विक सहमति बनी है
ठीक है, ओजोन परत पर एक पूरे विश्व स्तर की सहमति बनी है 1987 में। 1987 में एक सहमति बनी है जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और इसमें क्या हुई, वैश्विक सहमति बनी। वैश्विक सहमति माने बहुत सारे देश आए और उन्होंने अपने इस पे विचार रखे और ओजोन से छेद से बचने के लिए, ओजोन परत में जो हानि हो रही है उससे बचने के लिए अपने अपने सुझाव दिए और अपने अपने उपाय किए। आगे हम बात करते हैं अब गैसों के बाद में जो हमारा दूसरा तत्व आता है उसका नाम है जलवाष्प। जलवाष्प जो है इसको अपने वाटर पेपर कहते हैं और जलवाष्प के कारण जो इसमें गैसों के अंदर जो मात्रा पाई जाती है जल की, वही होते हैं मूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेम्परेचर को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जलवाष्प जो होते हैं ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और कई बार ये तापमान को बढ़ा भी देते हैं। तो जलवाष्प, एक चीज़ ध्यान रखना, जलवाष्प जो है वो पूरे अपने वायुमंडल की बात करें तो अपना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें वायुमंडल में सर्वाधिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है तो जलवाष्प पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, जलवाष्प की। जो जलवाष्प होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, गैसों से भी अधिक पाया जाता है। गैसों की बात करें, गैसों में सर्वाधिक कौन सा है, नाइट्रोजन। लेकिन आपसे पूछ ले कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा है तो वो जलवाष्प है। आगे हम बात करते हैं, जो जलवाष्प है ये वायुमंडल के अंदर 0 से 4% तक पाया जाता है और ये तापाधारित होता है। तापाधारित का अर्थ यहाँ ये हो गया, ताप पर आधारित होता है। जिसका टेम्परेचर होगा वहाँ, जितना अधिक टेम्परेचर होगा वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा उतनी कम पाई जाती है। आगे बात करते हैं जलवाष्प। जलवाष्प जो है धरातल से, ठीक है, जलवाष्प धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका जो 90% भाग, जलवाष्प का 90% जो भाग है वो धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद जो पाया जाता है लेकिन बहुत ही विरल अवस्था में पाया जाता है। आगे ध्यान रखना, भूमध्य रेखा यह हम कह सकते हैं विषुवत जो वृत्त होते हैं से ध्रुवों की ओर जलवाष्प में कमी पाई जाती है। भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प में कमी पाई जाती है। आगे जो एक बात यहाँ ध्यान रख लेना, जलवाष्प जो है, जलवाष्प जो है वो CO2 की तरह, जैसे CO2 गैस के बारे में अपने बात की थी, CO2 की तरह हरित जो ग्रह होता है, आपने बताया था अभी मैंने, हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कहने का अर्थ हो गया जलवाष्प भी क्या है, तापमान को
बढ़ाता है, पृथ्वी के हरित गृह प्रभाव को क्रिएट करता है। तो जल वाष्प है CO2 की तरह हरित गृह प्रभाव को के लिए उत्तरदायी है। आगे हम बात करते हैं जल वाष्प के कारण ही क्या होता है। देखिए जल वाष्प जो होते हैं, जल वाष्प के कारण ही क्या होते हैं, संघनन होता है, वर्षण होता है, ओला अपने कह सकते हैं ओला है, ओस है, धुंध, ठीक है। इसके बाद में हिमपात है या जो वर्षा होती है तो जल वाष्प के कारण ही होता है। उसके बाद में आते हैं धूल कण। धूल कण, धूल कण जो है वायुमंडल में बहुत ही जरूरी है। धूल कण, धूल कण जो है वायुमंडल में बहुत जरूरी है। इन्हीं धूल कणों के कारण, धूल कणों के कारण सूर्य अस्त से पहले या सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त से पहले जो हमें लालिमा दिखाई देती है वो धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। दूसरी बात, आसमान का जो नीला रंग दिखाई देता है वो धूल कणों के कारण ही दिखाई देते हैं। अगर धूल कण नहीं होते तो हमारा आसमान जो है हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता। आगे हमने बात कर ली वायुमंडल के संगठन में, हमारी गैसें कर ली हमने, उसमें जलवाष्प कर लिया, धूल कण कर लिए, ठीक है। और धूल कण जो है वो जलवाष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं उस पर जलवाष्प जम के और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं तो ये धूल के कण ही होते हैं जो जलवाष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। आगे कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल किस प्रकार का बना हुआ है, ये हमने कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।